नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात दतिया उपचुनाव के ऐलान के बाद शुरू हुई सियासत की करेंगे। उपचुनाव के मैदान में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को उतार दिया है, तो कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, यह अभी भी सवाल बना हुआ है। इसी मुद्दे से जुड़े हैं कई बड़े सवाल जिस पर मिलकर मांगेंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। उपचुनाव की अधिसूचना 6 जुलाई को जारी होगी। चुनावी प्रोग्राम के तहत नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 16 जुलाई निर्धारित की गई है। इसके बाद 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना की जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया 4 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। इस ऐलान के बाद सियासत ने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव लड़ने के संकेत मिलने के बाद तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र भारती के चुनाव से बाहर होने के बाद कई नाम उम्मीदवार की रेस में शामिल हैं। उपचुनाव का रण किसकी होगी जीत? बीजेपी की तरफ से नरोत्तम मिश्रा तैयार, कांग्रेस की तरफ से कौन होगा उम्मीदवार? भारतीय जनता पार्टी ने दतिया सीट जीतने का किया दावा, कांग्रेस ने फिर चुनाव आयोग पर फोड़ा ठीकरा। अब दतिया विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। मतदान सभी केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट के माध्यम से कराया जाएगा। अब इस पर सियासत भी होने लगी है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, दतिया उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी। कांग्रेस भले ही कितने भी सवाल खड़े करे। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक बार फिर चुनाव आयोग का राग अलापा। निश्चित रूप से इसे भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और हम जीतेंगे भी चुनाव। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी और जो भी उम्मीदवार आएगा आपको इसी डैश पे बताया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, सब में उन्होंने अपनी आपत्ति लगाई, किसी ने रोक नहीं लगी। इसलिए समय सीमा के अंदर निर्वाचन आयोग को अपना निर्वाचन कराना जरूरी होता है। कोई भी विधानसभा की सीट या लोकसभा की सीट बहुत लंबे समय तक जनप्रतिनिधि के बिना नहीं छोड़ी जा सकती। प्रदेश के अंदर फिर आप दतिया में चुनाव जो हो रहा है, एक तरफ निर्मला सप्रे पे फैसला नहीं आता, वो फैसला आता तो आप पूरे प्रदेश को पता है कि किस प्रकार का फैसला आया। कि आप समझते हैं कि दतिया एक महत्वपूर्ण जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को चुनाव हराया था हमारे भारतीय जी ने। और आप ये भी जानते हैं कि उस नेता के खिलाफ आयोग ने कितने सालों तक याचिका को रखा पेंडिंग, पेड न्यूज को लेके, ये भी आप जानते हैं। लेकिन किस प्रकार से चुनाव आयोग जल्दबाजी में चुनाव कराना चाहता दतिया के अंदर उपचुनाव। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे और दतिया हम दोबारा जीतेंगे। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 2 साल से ज्यादा की सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई है। इसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने सीट खाली घोषित कर दी। अब उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी पूरी है। वहीं कांग्रेस भी जीत का दम भर रही है। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। तो दतिया विधानसभा का उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को परिणाम भी आ जाएंगे। बहरहाल बीजेपी की तरफ से लग रहा है कि नरोत्तम मिश्रा, जो कि 2023 का चुनाव हारे थे, पुनः मैदान में होंगे, पर कांग्रेस से कौन होगा, यही बड़ा सवाल है। मेरे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विवेक गुप्ता जी स्टूडियो में हैं और ऑनलाइन जुड़े हैं राकेश सिंह यादव जी कांग्रेस से। तो सवाल राकेश जी आप ही से है कि आखिर नरोत्तम मिश्रा का इस उपचुनाव में मुकाबला करने के लिए कांग्रेस किसे मैदान में उतारेगी? दोनों चुनाव आप नजर डालें 2018-2023 जी, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नरोत्तम मिश्रा जी हैं बहुत मजबूत उम्मीदवार दतिया से नहीं है।
क्योंकि 2018 में उनकी जीत 2600 वोटों के लगभग थी और 2023 में वो 7000 से ज्यादा वोटों से हारे थे। अब चूंकि ये निर्णय न्यायालय से हुआ है और जो विधायक चुने गए थे राजेंद्र भारती जी, उनको जनता ने 7000 से ज्यादा वोटों से जिताया था। ऐसी परिस्थिति में अब चुनाव, जब उपचुनाव हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि नरोत्तम मिश्रा जी कोई बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है या दतिया की जनता के लिए है। क्योंकि दतिया की जनता अगर पसंद करती होती तो उनको 2018 का चुनाव भी 10,000 8,000 वोटों से जिताती, जबकि वो मात्र 2600 समथिंग कुछ वोटों से जीते हैं। तो बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि दतिया का रिजल्ट उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के फेवर में आएगा। अब कांग्रेस उम्मीदवार कौन होगा, जिस पे आप बार बार सवाल पूछ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो अभी जीते हुए हमारे विधायक अब नहीं रहे, उनकी सहमति, पीसीसी की सहमति, एआईसीसी ऑब्जर्वर सब मिलके तय करेंगे कि अब किसको उम्मीदवार उतारा जाए। क्योंकि जनता का जो मत है वो कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में है। 7000 से ज्यादा वोटों से जीते हुए उम्मीदवार को कोर्ट की किसी कानूनी वजह से ये सीट छोड़ना पड़ी, लेकिन जनता की तरफ से वो कहीं भी दोषी नहीं है, जनमत में वो कहीं भी कम नहीं है। और नरोत्तम मिश्रा जी, दोनों मुकाबले को आप देखें तो एक बहुत बीजेपी के कमजोर उम्मीदवार हैं। ये बात अलग है कि बीजेपी दूसरे उम्मीदवार को उतार दे तो स्थिति थोड़ी बदल सकती है, लेकिन अगर नरोत्तम मिश्रा जी है तो 100% कांग्रेस वो सीट जीतेगी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे राकेश सिंह जी। हो सकता है कि कांग्रेस की नज़र में नरोत्तम मिश्रा कमज़ोर उम्मीदवार हों, लेकिन अगर उनके 2018 के पहले के चुनाव के परिणाम को भी देखें आप, तो विनिंग जो मार्जिन है वो 10,000 से ज़्यादा का था और जीतने वाले नरोत्तम मिश्रा ही थे। बहरहाल आप भी जानते हैं, नए वोटर आ जाते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है, 10 साल बहुत होते हैं। बिल्कुल ठीक है। विवेक जी, क्या आप राकेश सिंह जी की जो बात कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा एक कमज़ोर उम्मीदवार हैं, और दूसरी बात ये कि उनको वहाँ की जनता ने ही पिछले चुनाव में नकार भी दिया था, क्या इस चुनाव में जैसे कि संभावित नामों में बीजेपी के सबसे प्रबल दावेदार, हम कह सकते हैं कि उम्मीदवार भी वही बनेंगे, आपको लगता है कि राकेश सिंह जो कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है, आपको कुछ दम नजर आता है? देखिए, दतिया उपचुनाव हो क्यों रहा है ये समझना होगा। दतिया उपचुनाव कांग्रेस द्वारा जनता पर थोपा जा रहा है। ये कांग्रेस द्वारा जनता से पूर्व चुनाव में ये छल किया गया है। एक ऐसे अपराधी को टिकट दिया राजेंद्र भारती जी को, जिन पर धारा 420, 120B, 467, 468 आईपीसी के तहत, यानी कि सीधी सीधी कूट रचना और धोखाधड़ी और षड्यंत्र का, जनधन दबाने का, जनधन पे डाका डालने का एक मुकदमा ऑलरेडी चल रहा था, और ऐसे उम्मीदवार को उन्होंने खड़ा कर दिया। और भोली भाली जनता ने फिर भी यदि जनादेश उस सीट पर कांग्रेस को दे दिया तो कांग्रेस वो बरकरार भी नहीं रख पाई और वो अपराधी को अपराध की सजा मिली, बावजूद इसके कि राजेंद्र भारती ने प्रचलित मुकदमे को अपनी पसंद की कोर्ट में, अपनी प्राथमिकता की कोर्ट दिल्ली में शिफ्ट कर लिया था। उसके बाद भी उन्हें अपराधी माना गया और अपराध को सजा मिली। यही भारतीय न्याय की एक खूबसूरती भी है, भारतीय संविधान की। खैर, उसके बाद उनकी विधायकी निरस्त हुई और ये उपचुनाव सामने है, तो जनता दोबारा ये गलती कतई करने को तैयार नहीं है कि जिस जनादेश एक भूलवश उनने एक अपराधी को दे दिया था, अब भी उसी पार्टी को देगी जिस पार्टी में अपराधी खड़े होते हैं। और तो और एक बात और इस डिबेट के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस तो अभी भी धोखाधड़ी कर रही है। एक तरफ किसी मुद्दे पर मौन सत्याग्रह की बात करके और वही बार बार डिबेट में प्रवक्ताओं को रोककर किसी न किसी नेताओं को अपना पक्ष रखने रोज भेज रही है। तो कांग्रेस तो यहां पर भी झूठी है। जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी की विधायकी निरस्त हुई थी, ऐसे कांग्रेस के झूठ दर झूठ रोज सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी टीवी पर झूठ बोलते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, जिसके खंडन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह करते हैं। कांग्रेस को तमाम शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। तो कांग्रेस की तो बेशर्मी की यहां पर भी हद हो जाती है कि एक अपराधी का पक्ष लेकर दतिया उपचुनाव की बात करने आ गए। भाजपा नीत बिल्कुल आश्वस्त है। निश्चित रूप से नरोत्तम मिश्रा जी हमारे वरिष्ठ राजनेता हैं, उस क्षेत्र के वर्षों से सक्रिय हैं, और हम विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विकास कार्य, एक विकास यात्रा को लेकर इस चुनाव में जाने वाले हैं।
आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी उस क्षेत्र के बहुत आदरणीय नेता रहे हैं, उनने भी बहुत लंबे समय तक सक्रियता से सेवा कार्य किए। उन बातों को लेकर चुनाव में जाने वाले हैं और हम बहुत आश्वस्त हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता 24 घंटे जनता के बीच उपलब्ध रहते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो निश्चित है कि जनता का आशीर्वाद इस चुनाव में भी, इस उपचुनाव में भी इस बार कमल के साथ होगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। खैर विवेक जी, यह तो वक्त ही बताएगा कि दतिया के मतदाता किसे चुनते हैं। पर एक बात स्पष्ट है कि आप कह रहे हैं कि अपराधी हैं, अपराध सिद्ध भी हुआ है, लेकिन उन्हीं व्यक्ति को दतिया की जनता ने 3 बार विधायक भी चुना है, और यह तब चुना है जब उन्होंने अपने आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक किया है, चुनाव आयोग के निर्देश पर किया है। तो लोकप्रियता तो स्वाभाविक रूप से उनकी रही ही होगी। पर मैं आशीष जी आपसे समझना चाहूँगा कि देखिए, ये जो उपचुनाव है, अगर हम पिछले सिर्फ 2 चुनाव के ही रिकॉर्ड को देखें, जिसमें 2018 का चुनाव नरोत्तम मिश्रा जीते थे और 2023 का चुनाव वो हार गए थे, सपा बसपा या कोई अन्य फैक्टर इन दोनों चुनाव में नहीं था। जबकि इसके पहले के चुनाव यदि आप देखेंगे तो सपा बसपा एक बड़ा फैक्टर रहा है, जिसने चुनाव को प्रभावित भी किया है। उपचुनाव में जैसा कि बीएसपी अपने कैंडिडेट नहीं खड़े करती है, पर यदि आपको क्या दिखता है कि नरोत्तम मिश्रा के मुकाबले कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाएगी, और क्या यदि कोई तीसरा दल आता है तो परिस्थितियां कैसी बनेंगी? देखिए, जो दतिया विधानसभा की जो सीट है उसमें थोड़ा सा प्रभाव तो जरूर समाजवादी पार्टी का रहा है, और राजेंद्र भारती ने खुद भी उससे वहां से एक बार अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, जीते भी थे। तो ये जो फैक्टर है ये डिपेंड करेगा कि वहां पर कांग्रेस का अलायंस, वहां पे जो समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया अलायंस में उनका तालमेल है, तो अगर वहां से वो बीएसपी नहीं खड़ी होती और समाजवादी पार्टी भी वहां सक्रिय नहीं होती है, और बल्कि कांग्रेस के पक्ष में थोड़ा बहुत यदि वो कर देती है, तो कांग्रेस को वहां पर मदद मिल सकती है। लेकिन जहां तक उम्मीदवारों की और समीकरणों की बात है, तो सबसे महत्वपूर्ण, चूंकि ये एक्चुअली आम चुनाव ना हो कि उपचुनाव है, तो उपचुनाव को लेकर जो है मतदाता का जो माइंडसेट है थोड़ा सा अलग होता है। तो इसमें कैंडिडेट का चयन सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। कांग्रेस की तरफ से बात आई है कि कांग्रेस हो सकता है कि राजेंद्र भारती किसी परिवार के व्यक्ति को टिकट दे के सहानुभूति की कोई लहर या कोई चलाने की कोशिश करे, या फिर वो जो एक नायक करके जो वहां पर एक नेता है वो भी एक दावेदार हो सकते हैं। यहाँ पे नरोत्तम मिश्रा भी दावेदार हो सकते हैं। अभी सब चीजें हो ही सकती हैं। भाजपा के चुनाव लड़ने का जो स्टाइल है और उम्मीदवार घोषित करने का स्टाइल है, तो जब तक चीजें घोषित ना हो जाए तब तक चीजों को साफ तौर पर समझा नहीं जा सकता। लेकिन हमें मानते हैं कि 80% पूर्वी नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ते हैं, तो नरोत्तम मिश्रा के लिए चुनाव लड़ना भी मैं जो समझ पाता हूँ कि उतना आसान नहीं है। जैसा कि मान लीजिए कि कोई अगर ऐसा समझ ले, मुझे नहीं लगता इतना आसान। इसलिए तो चुनाव की तरह ही होगा, और नरोत्तम मिश्रा खुद जानते होंगे, हम लोगों से भली भांति वो जानते होंगे कि पिछले चुनाव में उनकी नाकामी का कारण क्या रहा। मैं ये मानता हूँ कोई व्यक्ति यदि चुनाव हार जाता है, बड़ा नेता भी, तो वो कोई ऐसा नहीं है उससे कोई सवाल उठ जाते कि हार जीत के मामले चलते रहते हैं। राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, तो ये सब चलता है। इंदिरा गांधी हारी थी, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि जो वो परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से वो हारे थे, क्या उन्होंने उसको काबू करने की कोशिश की है? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज बस वही होगी कि जब भी वो चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें उन चीजों को ओवरकम करना। बस दूसरी बात ये है कि अपनी उपलब्धियों के बिना पर, अपनी उपलब्धियों के बेस पर पिछला चुनाव लड़े थे, वो उपलब्धियां पिछले चुनाव में उनके काम नहीं आई, बल्कि जितने चुनाव अपने अंदर से चुनाव जीतते रहे, लगभग उससे थोड़े समय तक चुनाव हारे। तो बहुत सारी परिस्थितियां खुद पर निर्भर करेंगी कि उन्होंने जनता के उस मिजाज को समझ पाए नहीं कि नहीं जो 2023 में था। विकास एक बड़ी चीज है, जरूरत है, लेकिन विकास का जो बैलेंस है, पैमाना, उसकी जो पहुंच है, वो सिर्फ भौतिक नहीं होती है, वो मानसिक या वो किसी को छूने वाली बहस वो पहुंच होनी चाहिए। तो शायद कहीं न कहीं दतिया में ये चीज थी कि वो जो एक चीज थी जिसको छूने की चीज थी, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग रही। नरोत्तम मिश्रा का व्यक्ति का हारना
सभी के लिए अप्रत्याशित था, क्योंकि बहुत बढ़िया नेता है, संगठक है। तो इसलिए उन चीजों को भी उन्होंने कम किया होगा तो वो बाकी सारे समीकरण है वो अपने आप गौण हो जाएंगे। और उनके साथ फायदा ये होगा कि वो सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो इस ऐसे समय में उपचुनाव में, खासतौर बाय इलेक्शन में, रूलिंग पार्टी का अपर हैंड होता है तो आसानी होती है चुनाव जीतने में। बिल्कुल ठीक आशीष जी, आपने अपने इस जो बात कही उसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण निकल के आती हैं। मैं राकेश जी से उस पर जवाब भी लेना चाहूँगा। एक तो विकास और आपने मानसिक जो वोटर का मन है वो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता ही है, और साथ में आपने सहानुभूति वाली बात भी कही। तो राकेश जी, क्या राजेंद्र भारती के प्रति वहाँ पर आप कोई सहानुभूति का भाव स्थापित कर पाएंगे, और क्या सहानुभूति फैक्टर के तहत उनके परिवार से किसी को टिकट मिलेगा? क्योंकि आपका मुकाबला डबल इंजन की सरकार से रहेगा और एक सामान्य तौर पर मध्य प्रदेश में भाजपा का उपचुनाव जीतने का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। देखिए, जो आम जनता है जिनने वोट दिए हैं, राजेंद्र भारती जी को जिताया है, तो निश्चित तौर पर उनसे भावनात्मक जुड़ाव है। ये जो निर्णय न्यायालय का हुआ है वो प्रकरण अलग था, सालों से चल रहा था, उसका इनके विधायकी काल में निर्णय होना, उनके विधायकी जाना, तो कहीं ना कहीं जनता ने जो वोट उनको दिए, जो उन पर विश्वास किया, और नरोत्तम मिश्रा पे विश्वास नहीं किया, क्योंकि दोनों में आपको अंतर बताया। 2018 में उनके जीत का अंतर 2600 वोट था, ये राजेंद्र भारती जी थे। 2023 में जब बीजेपी सब जगह से जीत रही थी, गृह मंत्री थे, उसके बाद भी चुनाव हार गए, वो भी 7,500 वोट के लगभग। 2013 में 2013 के चुनाव में वो 12,000 से ज्यादा वोटों से जीते भी थे, ये भी मत भूलिए राकेश जी। मैंने आपको फिर बोला कि 10 साल में जनरेशन बदल जाती है जी, मैं पहले कोट कर चुका हूँ इस बात को। अब रहा सवाल, अभी आप जो बार बार बात कर रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी बहुत पावरफुल हैं और बहुत वोटों से चुनाव जीत जाएंगे, तो शायद बीजेपी को तो पहले उम्मीदवार ही घोषित कर देना थी, अभी तक क्यों नहीं की? वो भी विचार कर रहे हैं, हर बात को सोच के समझ के फिर करेंगे। ऐसा तो है ही नहीं कि किसी सीट का किसी को ठेका ही हो गया है कि वही लड़ेगा, ये कभी नहीं होता है। वो बीजेपी तो कई नेता ऐसे हैं वहाँ जो नरोत्तम मिश्रा जी बेहतर समझते हैं कि वो पिछली बार क्यों नहीं जीते थे और क्यों इतने वोटों से हारे और क्या वजह रही, ये बेहतर उनको पता है। तो अब उपचुनाव में वापस जीत की परिभाषा लिखना उनके लिए इतना आसान नहीं है। चाहे सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, सब कुछ है, लेकिन जनता तो दतिया की है ना, जनता तो वोट देगी आके। तो निश्चित तौर पे वहां कांग्रेस उन पे भारी पड़ेगी, कांग्रेस का उम्मीदवार उन पे भारी पड़ेगा, और कहीं ना कहीं एक बार फिर उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक राकेश जी, हार का सामना करना पड़ सकता है, पर ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। विवेक जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं राकेश सिंह जी की बात से? नरोत्तम मिश्रा को पिछले चुनाव में नकार दिया गया था, और यदि इतने ही मजबूत हैं तो पार्टी कैंडिडेट अभी से घोषित क्यों नहीं कर देती? क्या, और एक बात और उन्होंने कही कि क्या वहाँ पर दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं है क्या, या इन्हीं का ठेका है? बताइए। देखिए, राकेश जी की बात से मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि चुनाव की घोषणा आज ही चुनाव आयोग ने आज ही चुनाव का प्रोग्राम घोषित किया है, और भाजपा में रीति नीति है कि पार्टी संगठन, प्रदेश का पार्टी संगठन और भाजपा का शीर्ष संसदीय बोर्ड प्रत्याशियों का फैसला करता है। उनके फैसले के बाद ही भाजपा में प्रत्याशी तय होते हैं और चुनावी समर में जाते हैं। लेकिन यह बात भी तय है कि भाजपा में प्रत्याशी कोई भी हो, चुनाव पार्टी लड़ती है, चुनाव कमल का निशान लड़ता है, और डबल इंजन की सरकार के साथ उस पार्टी की रीति नीति पे भी और भारतीय जनता पार्टी पे इस जनता को अटूट भरोसा है। पिछले जनादेश इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस जैसी पार्टियों के पास या सपा बसपा के पास तो कहने तक की भी कोई जगह नहीं है और गुंजाइश ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड जिसे भी अपना प्रत्याशी घोषित करके चुनाव में उतारेगा, वो निश्चित रूप से विजयश्री का वर्ण भी करेगा और जनता का आशीर्वाद भी प्राप्त करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतने विकास कार्य यहां कर दिए हैं और जनहितैषी निर्णय ले लिए हैं कि निश्चित रूप से जनता भी समझ चुकी है कि कांग्रेस सिर्फ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को ही उतारना जानती है, और उसके पास उसका मूल चरित्र भी यही है, और उसके पास प्रत्याशी भी इसी तरह के हैं जो बाद में सजा याफ्ता हो जाते हैं। तो दतिया की जनता दोबारा ऐसी गलती नहीं करने वाली है। जी बिल्कुल ठीक है, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी जनता, पर देखेंगे 30 जुलाई और
3 अगस्त। आशीष जी, एक बात समझना है कि 2023 का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत जबरदस्त चुनाव था और अगर आपको मैं स्मरण भी करा दूं, 163 से ज़्यादा सीटें बीजेपी ने जीती थी। बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री बीजेपी की थी। इतने मतलब जनता के समर्थन वाले इतने बड़े चुनाव में नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर नेता चुनाव हार गए। हालांकि समीक्षा उस समय भी हो चुकी होगी, पर आशीष जी, क्या वो परिस्थितियां जो रही थी 2023 के चुनाव में नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ, आप क्या देखते, क्या उन परिस्थितियों का निपटारा या उस समय का मतदाता का आक्रोश क्या अब खत्म हो गया होगा? क्योंकि लगभग 2.5 साल का समय बीत चुका है। निश्चित तौर पर ये जो जनता का जो मन होता है, खासतौर पर भारतीय मतदाता काफी भावनात्मक रूप से वोट करता है। तो नरोत्तम मिश्रा ने अपना कनेक्ट जो है दतिया से नहीं छोड़ा। हम अब तक देखा सुना करते थे कि वो दतिया जाया करते हैं। तो मैं वही कहता हूँ कि उस कनेक्ट में उन्होंने उस परिस्थिति को, उस चीज को कैसे काबू किया। अगर उन्होंने किया होगा तो निश्चित तौर पर जो सिंपैथी की हम बात करते हैं कि राजेंद्र भारती के लिए सिंपैथी पैदा की जा सकती है, तो नरोत्तम मिश्रा के लिए भी सिंपैथी पैदा की जा सकती है। वो खुद अपने लिए कर सकते हैं। तो उन्होंने जो भी कुछ दतिया के लिए किया होगा या वहां के लोगों के लिए किया होगा, तो उसका जो रियलाइजेशन है वो उन्होंने उसको कैसे कराया इन 2.5 सालों के अपने संघर्ष के दिनों में, ये इस पर डिपेंड होगा। तो अगर दतिया का चुनाव हम देखेंगे कि अगर नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत हाई प्रोफाइल हो जाएगा वो चुनाव। और नरोत्तम मिश्रा को खुद भी पता है कि मतदाताओं के अलावा उन्हें पार्टी के बाहर से, यानी दूसरी पार्टी से और पार्टी के भीतर से क्या क्या चुनौतियां हैं। तो जो कह रहा हूं शायद आप समझ रहे होंगे। नहीं आशीष जी, लेकिन मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है कि आपने ये कहा कि इन 2.5 सालों में नरोत्तम मिश्रा ने किस तरीके से मतदाताओं से रिकनेक्ट किया होगा। 2.5 साल आप भी लगातार देख रहे हैं, आपके पास क्या जानकारी, क्या दतिया में रिकनेक्ट नरोत्तम मिश्रा हुए हैं? देखिए, नरोत्तम मिश्रा ने वहां पर दौरे किए, सब कुछ किया है। जनता का माइंडसेट है, इस बीच में कुछ वहां पर इस तरह की गतिविधियां हुई है जिसमें ऐसा लगा है कि लोग उनके साथ जुड़े हैं, लेकिन लोग जिस वजह से उनसे दूर हुए थे या टूटे थे, समझिए थोड़ी देर के लिए टूटे भी थे लोग उनके साथ, तो वो परिस्थितियां जो है उसको वापस पाने के लिए नरोत्तम मिश्रा को बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़े होंगे या वो कर रहे होंगे। क्योंकि एक बार जब कहीं से कोई मतदाता का जब मन थोड़ा सा बिखरता है तो इतनी जल्दी दोबारा चुनाव है, क्योंकि 5 साल बाद का चुनाव नहीं है, तो 2.5 साल बाद का चुनाव, तो ये उनके लिए बहुत कठिन हुआ होगा या हो रहा होगा। तो इसलिए ये चुनाव इतना आसान नरोत्तम, एक बड़ा धार्मिक आयोजन भी उन्होंने क्षेत्र में किया, उसका कुछ लाभ आपको दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, धार्मिक आयोजन, भोजन, भंडारे और भजन, ये बड़े आजकल आकर्षण की चीजें होती हैं, लोगों को जुड़ाव की चीजें होती हैं, लेकिन इसके ऊपर भी जो है लोगों की जरूरतें, रोजगार, रोटी और घर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। तो इन सब चीजों से मिलकर वो चुनाव ये बनेगा। और अगर जनता ये सोचती है कि अगले 2.5 साल हम कुछ विकास काम कर लें या कुछ अपनी चीजें करा लें, क्योंकि रूलिंग पार्टी का एमएलए चुनेंगे यदि नरोत्तम उतरते हैं या कोई भी उतरता है, तो हो सकता है कि बीजेपी के पक्ष में ये मतदान कुछ हद तक आने की संभावना बन जाए। बिल्कुल ठीक है। राकेश जी, हालांकि सवाल थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, पर मैं अगर सीधा समझना चाहूं, क्या सहानुभूति पे कांग्रेस को जाना चाहिए, या एक नाम जो बहुत जैसे ही उपचुनाव की घोषणा, घनश्याम सिंह का नाम भी लिया जा रहा है, एक कांग्रेस नेता और साथ साथ ऑब्जर्वर भी मान लीजिए आप अपने आप को, कि आप यहां से देख रहे हैं दतिया, क्या बेहतर विकल्प दिखता है आपको कांग्रेस के लिए वहां? देखिए, जो स्ट्रेटजी रहेगी कांग्रेस की जी, जो 2.5 साल में मोहन सरकार के काम है, जो रोजगार में उन्होंने काम करने के दावे किए, लेकिन बेरोजगारी जबरदस्त बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, विकास के दावे हैं लेकिन जमीन पे नहीं है, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी चरम पे, ये सारे मुद्दों के साथ नहीं राकेश जी, मुद्दे अलग हो गए। मुद्दे तो बहुत सारे आपके पास होंगे, डबल इंजन की सरकार के खिलाफ मुद्दे होंगे, लेकिन क्या वहां पर आपकी पार्टी सहानुभूति के आधार पर राजेंद्र भारती के परिवार को टिकट देगी? मतलब आप एक नेता के तौर पे आप क्या, या फिर घनश्याम सिंह जो बड़ा नाम आ रहा है कि उनको वहां पे लड़ा, आपको कौन मुफीद दिखाई देता है? ज्यादा बेहतर कौन सा विकल्प है? देखिए, सहानुभूति कांग्रेस के साथ है, वहां के मतदाताओं की, वहां की जनता की।
उम्मीदवार कौन होगा ये तो सारा ऑब्जर्वेशन के बाद तय होगा। वो कोई भी उम्मीदवार, जितने नाम आप ले रहे हैं या जो भी नाम बता रहे हैं उनमें से कोई एक होगा, लेकिन जो सहानुभूति है वो कांग्रेस उम्मीदवार के साथ है, कांग्रेस के साथ है। कोई भी उम्मीदवार बनेगा तो सहानुभूति बिल्कुल ठीक है। राकेश जी, आपकी नजर में मैं अगर एक लाइन में समझूं तो सहानुभूति का फैक्टर आपको ज्यादा मजबूत दिखाई देता। विवेक जी, आपको क्या लगता है, सहानुभूति के फैक्टर से नरोत्तम मिश्रा आसानी से जीत पाएंगे? देखिए, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं और वास्तविकता भी यही है, तथ्य भी यही है और सत्य भी यही है कि कांग्रेस के चुने हुए विधायक ने ऐसा क्या कृत्य किया ये जानना जरूरी है। मात्र फॉर्म में धाराओं का उल्लेख करने से आम जनता को, भोली भाली जनता को उसकी डिटेल नहीं मालूम पड़ती है। वहां पर राजेंद्र भारती जी ने अपने तत्कालीन समय में सहकारी बैंक में जनधन पे, जनता के धन पे डाका डाला है। उन्होंने वहां उसके सबूतों को नष्ट करके अपनी एफडी के अंदर एक अवधि बढ़ा ली और जनता के धन का एक गबन कर लिया। तो ऐसे चोर अपराधी विधायक को उन्होंने चुना जिसको अदालत। विवेक जी, मैं राकेश जी मेरे पास समय का अभाव है। विवेक जी मेरे पास समय का अभाव है। मैं आपकी भावना समझ गया कि आपको वहां पर सहानुभूति का फैक्टर उतना मजबूत दिखाई नहीं देता। आशीष जी, बहुत संक्षिप्त में आपको क्या लगता है, कांग्रेस के लिए सहानुभूति पे जाना बेहतर होगा या घनश्याम सिंह जैसा कोई ताकतवर कैंडिडेट लाकर नरोत्तम से मुकाबला किया जा सकता है? पहले तो कांग्रेस को ताकतवर कैंडिडेट लाना पड़ेगा जो उनके सारे समीकरणों को साध सके। सहानुभूति एक प्लस पॉइंट हो सकता है, राजेंद्र भारती की मौजूदगी एक प्लस पॉइंट वहां हो सकती है मंचों पे। भाजपा को नहीं, एक मिनट राकेश जी, आशीष जी को अपनी बात कहने दीजिए जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब तो प्लस पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन दूसरी बात है कि ये देखना होगा कि वो जो सीट है वो इतनी इजी सीट नहीं रही है किसी भी एक दल के लिए। हालांकि ये चुनाव लगभग हुए हैं आशीष जी, ये आपने बहुत नहीं जी, बात जल्दी पूरी कीजिए। चुनाव हुए हैं वहां पे और लगभग 10 परिणाम जो है कांग्रेस के पक्ष में गए हैं, 5 भाजपा और संघ के पक्ष में गए हैं और 1 अदर के लिए गया है। तो वो सीट किसी एक दल की नहीं है, वो मतलब नहीं। लेकिन आशीष जी, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इससे भी इंकार नहीं कर सकते कि अगर दतिया को भाजपा के लायक सीट बनाया है तो उसमें नरोत्तम मिश्रा का बड़ा योगदान रहा है। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय का बिल्कुल अभाव है और एक बात तो क्लियर है कि यह उपचुनाव बहुत सारी चीजें तय करेगा। यदि नरोत्तम मिश्रा मैदान में होते तो स्वाभाविक रूप से उनके लिए संभावनाओं के बड़े बड़े द्वार भी खुलेंगे। और जैसा कि नरोत्तम मिश्रा लगातार 2.5 साल वहां रहे भी है, धार्मिक आयोजन भी किया है, देखना यह होगा कि क्या इन सब का प्रभाव वहां के मतदाताओं पर पड़ता है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।